एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस इन एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ESI एग्जाम जो होने वाला है और बिहार SI जो मेंस होने वाला है उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने मापा था? ये मापा गया था रोमर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो कोरिनोग्राफ का प्रयोग हम क्यों करते हैं, जल्दी बताओ। कोरिनोग्राफ, तो कोरिनोग्राफ देखो नाम याद रह गया तो आप आसानी से कर पाओगे। सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में हम लोग कोरिनोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? हमारे झंडे में 3 कलर होता है, आपको पता है, ठीक है। उसमें जो बीच में व्हाइट कलर होता है वह किस चीज का प्रतीक है? तो वह किस चीज का प्रतीक है? वह है सत्य और पवित्रता का प्रतीक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? यानी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? कौन सा है ये है फोर्ट्रॉन, जिसका सबसे पहले विकास किया गया प्रोग्रामिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? यानी ब्लड क्लॉटिंग हमारे शरीर के अंदर किस चीज के एबिलिटी के कारण नहीं होता है? तो यह है हिपेरिन, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर हिपेरिन प्रेजेंट है जिसके कारण से ब्लड क्लॉटिंग अंदर नहीं होता है, लेकिन बाहर होने के लिए फेब्रिन या फेब्रिनोजेन की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित कौन सा यान था? ठीक है, जो मनुष्य को लेकर गया। ध्यान रखना है आपसे क्या पूछा जा रहा है। चंद्रमा पर उतरने वाला मनुष्य के साथ और मानव रहित दोनों आपसे पूछा जाता है। तो मानव के साथ वाला कौन सा है? यह है अपोलो 11, ठीक है। और अगर मानव रहित पूछा जाए यानी बिना मानव का, तो वो था लूना 16, ठीक है। दोनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है? जल्दी बताओ किस केंद्र में? तो ये है क्वीन मैरी लैंड में। कहाँ है? क्वीन मैरी लैंड में, ठीक है। और भारत का प्रथम अंटार्कटिका अभियान दल जो था वह किसके नेतृत्व में लेके जाया गया था? जल्दी बताओ, ये मैंने पहले बताया हुआ है। उनका क्या नाम था? उनका नाम था डॉक्टर SZ कासिम, ठीक है। SZ कासिम के नेतृत्व में 1981-82 में पहुंचे थे वहां पे, ठीक है। 81 में यहाँ से चले थे और 82 में वहां पे पहुंचे थे, ठीक है। यहाँ का जो अंटार्कटिका में स्थित अनुसंधान केंद्र है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, ठीक है। ये दोनों नाम आपसे पूछा जाता है। ये कहाँ स्थित है? ये है अंटार्कटिका में स्थित अनुसंधान केंद्र। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जल्दी से बताओ कहाँ बनता है? ये बनता है रेटिना के आगे, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, आप थोड़ा सा मैं एक लॉजिक बता देता हूँ जिसको याद नहीं रहता है। निकट दृष्टि दोष में निकट इमेज बन जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष में दूर जाके इमेज बनता है, ये याद रखना, ठीक है। रेटिना से दूर बनेगा तो वो हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष, और रेटिना के निकट बन जाएगा यानी सामने बन जाएगा, ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, ठीक है। आप इसको याद रखना, आपको बहुत हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो किसी वस्तु का भार अधिकतम कब होता है? तो किसी भी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग डैश का कोण बनता है। तो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग 18 डिग्री का कोण बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? जल्दी बताओ किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा बेसिन गोदावरी नदी का है, ठीक है। जो भी आपके ऑप्शंस में है इसमें से सबसे बड़ा बेसिन किसका है? गोदावरी नदी का। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है? किस शैली का? द्रविड़ शैली का। द्रविड़ शैली का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण, जो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है इसमें से कौन सा है? तो यह है आपका तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर, ठीक है। यह द्रविड़ शैली का बहुत ही एक आप बोल सकते हो ना बढ़िया उदाहरण है, ठीक है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की जो मंदिर निर्माण शैली है उसको हम लोग द्रविड़ शैली कहते हैं, ठीक है। या आपसे ये भी पूछा जाता है दक्षिण भारत में किस शैली से मंदिर का निर्माण होता है?
तो वो द्रविड़ शैली से। क्लियर है। अच्छा, अगर उत्तर भारत का पूछा जाए तो उत्तर भारत का जो मंदिर निर्माण शैली है वो है नागर शैली। ठीक है, और दोनों का मिली जुली यानी बीच में, ठीक है, बीच वाले एरिया में, ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, बीच में बेसर शैली है। ठीक है, तो ये तीनों आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो गुप्त शासकों ने जो चांदी का सिक्का चलाया उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था रूपक। क्या कहा जाता था? रूपक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिल्ली के आपको उस सुल्तान का नाम बताना है जिसने मंगोलों का अनुसरण किया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दशमलव पद्धति जो है वह किसको अनुसरण करके लाया गया था? मंगोलों को अनुसरण करके ये लाया गया था, और ये लाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको याद 100% रखना ही पड़ेगा हर हालात में। ठीक है, सबसे पहली बात दशमलव प्रणाली आपने देख लिया। ठीक है, इसके बाद है अलाउद्दीन ने ही सेना को नगद वेतन और अस्थाई सेना का भी नींव इसने रखा था। ठीक है, नगद वेतन अगर आपसे पूछा जाए किसने रखा तो अलाउद्दीन ने। दूसरा, अस्थाई सेना का शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन ने। ठीक है, घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन ने। ठीक है, इसके बाद सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा किसने चालू किया? अलाउद्दीन ने। ठीक है, इसके बाद देखो 5वां नंबर आपका पॉइंट हो जाएगा, एक उपाधि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी। ठीक है, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, एक और चीज कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। क्लियर है, ये सारी चीजों को आपको याद रखना है। एक और चीज आप यहाँ से याद रख लेना, अलाउद्दीन के बचपन का नाम किसी को पता है? जल्दी से कमेंट में बताओ, अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली गुरसब। अली और गुरसब। ठीक है, दो नाम था, अली और गुरसब। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है अलाउद्दीन से। अगला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताओ, शून्य आधारित बजट। तो शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। ठीक है, और शून्य आधारित बजट किस देश की देन है? किसी को पता है किस देश की देन है? यह अमेरिका की देन है। बहुतों को इंडिया लग रहा है, लेकिन इंडिया का देन ये नहीं है। इंडिया ने शून्य आधारित बजट नहीं दिया है, जीरो आवर दिया है। शून्य आधारित बजट और जीरो आवर दोनों में अंतर है। जीरो आवर का हिंदी होता है शून्यकाल। ठीक है, शून्यकाल भारत की देन है, लेकिन शून्य आधारित बजट का मतलब होता है बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, ये अमेरिका की देन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का सर्वाधिक बुरा प्रभाव किस चीज पर पड़ता है या किस पर पड़ता है? किस चीज पर नहीं, किन पर पड़ता है? तो किन पर पड़ता है? ये पड़ता है जिनका आय का स्रोत निश्चित हो। ठीक है, निश्चित आय वाले व्यक्ति पर। देखो, मुद्रास्फीति का मैंने थोड़ा सा डिटेल आपको पहले ही बताया हुआ है। इसमें होता क्या? मुद्रास्फीति में मूल्य का जो मुद्रा का जो मूल्य है, यानी मुद्रा का जो वैल्यू है वो घट जाता है और महंगाई बढ़ जाती है। अब एक ऑटो चलाने वाला है, अगर महंगाई बढ़ गई तो उसने अपना किराया बढ़ा दिया, तो उस पर जो मुद्रास्फीति का असर होगा वो देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आलू अगर 5 रुपए में मिलता था तो अब 10 रुपए में मिलेगा। आप जहाँ पे पहले 5 रुपए में जाते थे तो वो ऑटो वाला 10 रुपए लेने लगेगा, तो इस पर असर नहीं दिखेगा। लेकिन जो एक फिक्स्ड सैलरीड पर्सन है, ठीक है, यानी कोई भी एक सरकारी ऑफिस में या कहीं पे प्राइवेट कंपनी में जहाँ पे उसको 10,000 का सैलरी मिल रहा था, तो क्या मुद्रास्फीति के बाद उसको 10,000 से सैलरी बढ़कर 15,000 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसको 10,000 ही मिलेगा, लेकिन कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण से वो सामान अच्छे से नहीं खरीद पाएगा। इस कारण से सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है निश्चित आय के व्यक्ति पर। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है? विकासशील देशों में यानी डेवलपिंग नेशन में रोलिंग प्लान की हिमायत किसने की है? बहुत ही अच्छा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आपका। ठीक है, तो आंसर आपका होगा गुरनार मेडल। ठीक है, अब देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना किसने दी है, किसकी अवधारणा है, तो ये हो जाएगा रंगनर नर्व्स का। किसका हो जाएगा? आप इसका नाम याद रखना। ठीक है, क्या है नाम? क्या मैंने बताया? रंगनर। ठीक है, रंगनर, इतना भी याद रखोगे चलेगा। रंगनर ने रोलिंग प्लान की अवधारणा दी है। ठीक है, सबसे पहली बात ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत ये किया गया था गुरनार मेडल के द्वारा। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, गुरनार मेडल की एक बुक है,
जिसका नाम है एशियन ड्रामा। क्या बुक का नाम है? एशियन ड्रामा। ये गुरनाल मेंडल के द्वारा लिखा गया बुक है। इसमें एशिया में फैली गरीबी की समस्या का विवरण है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए एशियन ड्रामा किसकी बुक है, तो ये गुरनाल मेंडल की बुक है। क्लियर है? और भारत में अनवरत योजना पहली बार कब अपनाया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, इसको अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान होता था। तो अष्टप्रधान शिवाजी के टाइम में हुआ करता था। अब आपको ये बताना है कि ये 8 मंत्रियों का प्रधान कौन होता था, ये आपको बताना है। कौन होता था? ये होता था पेशवा। ठीक है, पेशवा होता था प्रधान। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है। कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होता है? कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होता है? क्या प्रतिभूति बाजार होता है, क्या म्यूचुअल फंड होता है, या मुद्रा बाजार होता है, या सभी होता है? तो आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है उपर्युक्त सभी। स्टॉक एक्सचेंज से ये रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज से आप याद बताओ मुझे थोड़ा सा कुछ चीजें कि सबसे पहला भारत में स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई? ठीक है, कब की गई थी? ये की गई थी 1894 में। कहाँ किया गया था? अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज 1908 में बना। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने स्टॉक एक्सचेंज भारत में हैं? तो वर्तमान में भारत में टोटल 24 स्टॉक एक्सचेंज है। और अभी जो हमारा सेबी है ये इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, जितने भी स्टॉक से रिलेटेड चीजें हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखना यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित किसमें नहीं पाया जाता है? तो इन चारों में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है? किसमें नहीं पाया जाता है? यह पाया जाता है पालक में। ठीक है, पालक में कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती है? निषेधाधिकार यानी वीटो पावर। तो 5 महाशक्तियों के पास वीटो पावर है। आपको वही बताना है इसका इस्तेमाल वो लोग कब कर सकती है। तो वीटो पावर का इस्तेमाल कब होता है? ये होता है सुरक्षा परिषद में। ठीक है, कहाँ होता है? कब नहीं, कहाँ होता है? ये होता है सुरक्षा परिषद में। ठीक है, सुरक्षा परिषद का टोटल कितना सदस्य है आप सभी जानते हो? 15 सदस्य, जिसमें से 10 जो है वो अस्थायी है और 5 परमानेंट है। ठीक है, परमानेंट सदस्य कौन कौन सा है? एक बार नाम हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है? यूएसए। ठीक है, दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है रूस। ठीक है, तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका चाइना, और चौथा है आपका फ्रांस। ठीक है, और पांचवा कौन सा है? पांचवा है ब्रिटेन। ठीक है, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं और इनके पास वीटो पावर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अच्छा, डेटा प्रोसेसिंग इसको टर्म क्यों दिया गया? कोई मुझे बता सकते हो? देखो, जब आप डाटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग डाटा प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले आप डाटा कलेक्ट करते हो, इसके बाद इसको प्रोसेस करते हो, फिर जाके ये इंफॉर्मेशन बनता है जो कमर्शियल पर्पज से यूज किया जा सकता है। तो वही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे? स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराया था? किसने करवाया था? ये करवाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, अच्छा, अकबर ने किसको ये मंदिर दिया था? कोई मुझे कमेंट में जल्दी बताओ, किसको दिया था? तो ये दिया गया था गुरु रामदास को। किसको दिया गया था? रामदास। ठीक है, अकबर ने भूमि दिया था रामदास को, लेकिन स्वर्ण मंदिर बनाया किसने? स्वर्ण मंदिर बनाया अर्जुन देव ने। ठीक है, दोनों में अंतर है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जल्दी बताओ, ये मैंने बहुत बार आपको समझाया हुआ है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो देखो, यहाँ पे आपका ऑप्शन है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, दोनों। आपका सही आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा। राष्ट्रपति के प्रति मैंने बोला हुआ है अगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कुछ सामूहिक या व्यक्तिगत, तो आपका आंसर हमेशा जो होगा वो हो जाएगा लोकसभा के प्रति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? खो खो कौन कौन खेले हो? अब बताओ इसमें कितने क्रॉस लेंस होते हैं? खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? इसमें टोटल 8 क्रॉस लेंस होते हैं। ठीक है, खो खो में कितना क्रॉस लेंस होता है? 8 क्रॉस लेंस होता है। अच्छा, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाता है, जैसे चेंजर आपसे पूछा जाए। ठीक है, सॉरी चेंजर नहीं, चेजर। ठीक है, चेजर जो चेज करता है उसको चेजर बोलते हैं। ठीक है, चेंज एक वर्ड है,
ठीक है, इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया चेंजर, ठीक है। एक वर्ड होता है चेंज और एक होता है चेजर, ठीक है, दोनों है। फिर कॉस्टलैन होता है, ठीक है, एक्टिव होता है। तो ये सारे टर्म जो है यह कोको में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग, ठीक है, ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन, सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन, ठीक है, सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ, सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? ये स्थित है कावालूर में। कहाँ स्थित है? कावालूर में। अगला क्वेश्चन है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आसान सा क्वेश्चन है। ये थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी और 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी कारण से 26 जनवरी को ही हमारा संविधान बनाया गया ताकि उस दिन को यादगार बनाया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ये स्थित है बड़ा निकोबार द्वीप में। कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार द्वीप में, ठीक है। अच्छा, अंडमान निकोबार कहाँ है? अगर ये आपसे लोकेशन पूछा जाए, अरब सागर या बे ऑफ बंगाल में, कहाँ स्थित है? ये बे ऑफ बंगाल में स्थित है। क्लियर है। और इसकी राजधानी कहाँ है? अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। ये आसान सारी चीजें हैं, आप याद रखना। इस पे एक एक्टिव वोल्केनो है, क्या आप सभी मुझे बता सकते हो वो कौन सा है? भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है वो है आपका बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच में न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर पर। कहाँ होती है? प्रधान देशांतर पर, ठीक है। प्रधान देशांतर या 0 डिग्री देशांतर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर, इसको ग्रीनविच मीन टाइम GMT भी बोला जाता है, ठीक है, GMT ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना। और यहाँ पे जो दो रेखाओं के बीच में दूरी होती है वह न्यूनतम होती है। अच्छा, इस दूरी को कहते क्या है? कोई मुझे बताओ। जो दो देशांतर के बीच की दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है गोरे। क्या कहा जाता है? गोरे, ठीक है। और दो अक्षांश के बीच का अगर आपसे डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दो अक्षांश के बीच का डिस्टेंस। मैं अभी देशांतर नहीं पूछ रहा हूँ, दो अक्षांश के बीच का डिस्टेंस, तो ये होता है 111 किलोमीटर, ठीक है। कितना होता है? 111 किलोमीटर। और दो देशांतर के बीच का डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो 111.1 होता है, ठीक है, 1 अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? जल्दी बताओ, कितने होते हैं? ये होते हैं 5, ठीक है। संवैधानिक पीठ जो बनाया जाता है उसमें न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या 5 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है? यह है 124, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय में मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस जो होते हैं, ठीक है, वो कितना होता है? तो पहले हुआ करता था 31, लेकिन अब हो गया है 34, ठीक है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। चीफ जस्टिस प्लस 33, तो ये टोटल हो गया 34। ये आप याद रखना, ये इधर ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? अच्छा, कर राहत की दृष्टि में यानी टैक्स रिलैक्सेशन के फील्ड में कौन सा 3 से भिन्न है, ये आपको बताना है। कौन सा भिन्न है? जल्दी से पढ़ो और आंसर करो। सबसे पहला राष्ट्रीय बचत पत्र, दूसरा है सार्वजनिक भविष्य निधि, तीसरा है इंदिरा विकास पत्र और चौथा है राष्ट्रीय बचत योजना। ये भविष्य निधि जो है, सार्वजनिक भविष्य निधि यानी जिसको हम लोग PF बोलते हैं, ठीक है, ये सबसे अलग है, ठीक है। क्यों अलग है? क्योंकि अब रेस्ट जो भी देखो, ये बचत पत्र है, इंदिरा विकास पत्र है और राष्ट्रीय बचत योजना है, ये सब एक बचत स्कीम की तरह है। लेकिन PF जो है ये आपका फ्यूचर क्या बोल सकते हो उसको, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। लास्ट में आके जब आप रिटायरमेंट एज में आते हो तब आपको मिलता है, तो ये सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? ये आपको बताना है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक किसकी इकाई है? यह दूरी की इकाई है, ठीक है। और पारसेक आप बोल सकते हो सबसे अधिक दूरी की इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। और एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है ये भी आपसे पूछा जाता है। एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ।
एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर में कितना किलोमीटर होता है? जल्दी बताओ। तो ये होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है गैस, देखो आप लोग शेयर नहीं करते हो यार। आप लोग जैसे मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ कुछ मेहनत, तो आप लोगों को भी करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखो अगर शेयर नहीं करोगे तो मैं 50 पे जाकर रुक जाऊंगा, फिर सोच लेना। अगला क्वेश्चन है, लार की प्रकृति क्या है? लार की प्रकृति क्या है? लार की प्रकृति क्या है? जल्दी बताओ। एसिडिक या बेसिक? तो लार की प्रकृति जो है वह होती है एसिडिक यानी अम्लीय। ठीक है, इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच होता है 6.8 के आसपास। 6.8 हो सकता है, 6.7 भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो 6.8 के आसपास इसका पीएच होता है, जिसके कारण से ये एसिडिक नेचर में रहता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। तो ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन हुए? तो ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता हुए इंद्र। ठीक है, इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में कितना बार है? ये मैंने पढ़ाया हुआ है, जल्दी से बताओ। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख कितना बार है? तो इंद्र का उल्लेख टोटल 250 बार है। ठीक है, और दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट देवता हुए अग्निदेव। ठीक है, इनका 200 बार चर्चा आपको मिलता है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी सचिंद्र सन्याल के द्वारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ और आपको मैं फंसाने का कोशिश करता हूँ, देखता हूँ आप इसको आंसर कर पाओगे या नहीं। 1924 के बदले मैं 1928 डाल रहा हूँ। ठीक है, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बदले में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, रिपब्लिकन एसोसिएशन में डाल रहा हूँ। ठीक है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? अब आंसर करो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भगत सिंह। ठीक है, देखो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े हुए हो तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम में भी, इस कारण से यहाँ पे ये क्लियर कर दो। ठीक है, मेरे ये हमेशा यही कोशिश रहती है कि एग्जाम में जो आप गलती करते हो वो यहाँ पे कर लो और यहाँ पे सीख जाओ। ठीक है, ताकि एग्जाम में गलत ना हो। तो 1924 में हुई किसकी स्थापना? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। और 1928 में किसका स्थापना हुआ? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, बस यहाँ पे सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया जाता है और सचिन सन्याल हो जाएगा 24 वाला आंसर और 28 वाला आंसर हो जाएगा भगत सिंह। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर्स थे। ठीक है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुए ये भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर हुए प्रारूप समिति के अध्यक्ष। देखो कुछ और समिति है जिसका आपको पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है। जैसे अभी हाल ही में आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था, ये संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद एक और आता है संघ। ठीक है, संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एक और है आपसे पूछा जाता है प्रांतीय संविधान समिति। देखो संघ या सांघिक संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, लेकिन प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ये थे प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, और एक और आता है आपका झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे JB कृपलानी। ठीक है, तो ये 4-5 हैं जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? सॉरी, फोर्ब्स हम लोग इसको फोबोस पढ़ते हैं। ठीक है, तो फोर्ब्स यहाँ पे है तो कोई बात नहीं। फोबोस और डिबोस 2 ग्रह उपग्रह हम लोग पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं मंगल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो किस राज्य में है उरी जल विद्युत परियोजना? यह है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उरी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आप जानते हो देशी रियासतों के विलय में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वह सरदार पटेल के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाया गया था। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे चारों ऑप्शन में आपको सरदार पटेल नजर आता है। दूसरा व्यक्ति कौन था? अब यहाँ पे आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो कौन थे? वो थे VP मेनन। ठीक है, कौन थे? सरदार पटेल और VP मेनन, जिन्होंने बहुत अधिक योगदान दिया किस चीज को? तो देशी रियासतों के विलय में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 1948 में भाषा के आधार पर गठन के लिए एक समिति गठित की गई। ठीक है, अब आपको ये बताना है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे जस्टिस एस के धर। कौन थे? जस्टिस एस के धर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा का संज्ञान दिया है? आत्मा की संज्ञा दिया है, यानी संविधान का हृदय किसको कहा जाता है, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसको कहा जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है ये। संवैधानिक संरक्षण का अधिकार या संवैधानिक उपचार। ठीक है, इसको कहा गया है संविधान का हृदय या आत्मा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? राष्ट्रपति का रिटायरमेंट एज क्या है? जल्दी बताओ। राष्ट्रपति का रिटायरमेंट एज, राष्ट्रपति का रिटायरमेंट एज कुछ भी नहीं है। ठीक है, अवकाश प्राप्त करने की कोई आयु सीमा भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पहले भी। ठीक है, यह है धन विधेयक। धन विधेयक के बारे में मैंने जब बताया था, ठीक है, तो उस वक्त मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि धन विधेयक डिसाइड किया जाता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, वो डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद ये भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राष्ट्रपति परमिशन देते हैं तभी ये पेश होता है लोकसभा में। क्लियर है, राष्ट्रपति से इसमें पहले ही परमिशन लेना पड़ता है और परमिशन दे देते हैं, उसके बाद ये लोकसभा में पेश होता है। लोकसभा में जैसे ही पेश हुआ उसके बाद राज्यसभा में जाएगी, राज्यसभा में वो बिल जाने के बाद 14 दिन में स्वतः पेश हो जाएगा, अगर राज्यसभा पेश नहीं करेगा तो। ठीक है, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और फाइनली राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति के परामर्श से ही ये बिल लाया जाता है। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति को 100% साइन करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं है? तो कौन सा है वो है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वह उपराष्ट्रपति होते हैं, पदेन अध्यक्ष, और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 64 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी क्या है, जल्दी बताओ। एपिग्राफी क्या है? तो एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ऋग्वेद संहिता या मंडल में पहली बार शूद्र को परिचित कराया? किस मंडल ने पहली बार शूद्र को परिचित कराया, ये आपको पूछा जा रहा है। यानी किस ऋग्वेद के मंडल में आपको शूद्र का चर्चा सबसे पहले देखने को मिलता है? यह है 10वां मंडल। ठीक है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आपके 4 वर्णों का उल्लेख है, वहीं पे आपको शूद्र का चर्चा भी मिलता है। ऋग्वेद से आप याद रखना, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ठीक है, और कितने सूक्त हैं ये भी आपसे पूछा जाता है, 1028 सूक्त हैं टोटल। अगला क्वेश्चन है, घटिका क्या थे? घटिका, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ है। घटिका क्या थे? देखो, उच्च शिक्षा संस्थान, उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान को घटिका कहा जाता था, और ये कहा जाता था पल्लवों के समय में। ठीक है, पल्लव काल में उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान को घटिका कहा जाता था। ठीक है, और पल्लवों का राजभाषा क्या था? पल्लवों का राजभाषा था संस्कृत। ठीक है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी थी कांची। ठीक है, और पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पश्चिम एशिया में मॉनसून मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत और पश्चिम एशिया में मॉनसून मार्ग की खोज हिप्पैलस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हिप्पैलस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने कॉमन करेंसी को क्या नाम दिया है? तो अभी हाल ही में, ये आपके करंट का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने मिलकर एक कॉमन करेंसी को नाम दिया है, वो है इको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? तो कौन सा क्षेत्र है? यह है शीत शीतोष्ण प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर परियोजना, तो ये है कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पत्तन प्राकृतिक नहीं है? सबसे पहली बात, ये तो पूर्वी तट पे होना चाहिए, और दूसरी बात, ये नेचुरल नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा पोर्ट है? तो ये आपका चेन्नई पोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यह है ग्रीनलैंड। ठीक है, अच्छा, अगर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछा जाए तो हो जाएगा आपका अरब प्रायद्वीप। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में है? तो विश्व के टोटल जनसंख्या का कितना परसेंट एशिया में है, कितना भाग एशिया में है, ये आपको बताना है। तो ये लगभग 2/3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ का वर्तमान महासचिव निम्न में से किससे संबंधित है, यानी किस देश से है? यूएनओ का वर्तमान महासचिव, तो यूएनओ के अभी वर्तमान महासचिव कौन है? बताओ जल्दी कमेंट में मुझे कोई। यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो यूएनओ का भी वर्तमान महासचिव या सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है। और ये है पुर्तगाल के। तो आपका इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्विटजल किस देश की मुद्रा है? क्विटजल किस देश की मुद्रा है? तो यह मुद्रा है ग्वाटेमाला की। कहाँ की मुद्रा है क्विटजल? ग्वाटेमाला की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या होता है? एक रेशियो जो रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स में होता है। अब जल्दी बताओ क्या है? एक नॉर्मल ह्यूमन में ये होता है 1:500। ठीक है। अगर 500 आरबीसी है तो 1 डब्ल्यूबीसी होगा। अगला क्वेश्चन है, कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? कान की अस्थियों की कुल संख्या, तो कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 6। ठीक है। 2 2 2 3 तरह की हड्डियां होती है और ये 2 2 करके होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जॉन ग्रेगर मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि उसने अनुवांशिकता के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। उसने निम्नलिखित का प्रयोग किया था। तो किस चीज का प्रयोग किया था? क्वेश्चन बेशक बहुत बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है। यह है मटर का पौधा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्र को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको एक डेफिनेशन मिल गया, दूसरा आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है। तो दूसरे को क्या कहते हैं? ऑटोजोम कहते हैं या अलिंग सूत्र कहते हैं। ठीक है। और जो लिंग निर्धारण करता है उसको हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिटमस निम्न में से किससे मिलता है? लिटमस को आप किससे प्राप्त करते हो? तो लिटमस हमें लाइकेन से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक का बात किया जा रहा है। ठीक है। आप ध्यान से क्वेश्चन को आंसर क्या करो। तो पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? यह है अनुसे अंसारी। कौन है? अनुसे अंसारी। ठीक है। अगर महिला यात्री रहता, पहली महिला यात्री, तो वो हो जाता है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो रूस की थी, वो सबसे पहले गई थी। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी, इसके उत्पादन में तमिलनाडु का स्थान पहला है। अगला क्वेश्चन है, अपोलो हॉस्पिटल समूह की किस संयुक्त प्रबंध निदेशक ने देश के प्रमुख उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है? तो अभी फिक्की के अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं और संगीता रेड्डी बन गई है फिक्की की अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? जजीरा एयरवेज ये है कुवैत की विमान सेवा। अगला क्वेश्चन है, उवाला निम्नलिखित में से किस अपर्दन कारक का प्रतिफल है? उवाला किस अपर्दन कारक का प्रतिफल है? तो ये है भूमिगत जल का। ठीक है। भूमिगत जल के कारण उवाला का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में किसे जीत मिली है? अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में अभी हाल ही में किसको जीत मिली है? अशरफ गनी, जो वहां के इससे पहले भी थे और अभी भी वही बरकरार रहे हैं वहां के राष्ट्रपति अफगानिस्तान के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस हिंदू धर्म गुरु को सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था? किस हिंदू धर्म गुरु को इबादत खाना में बुलाया गया था? यह है पुरुषोत्तम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे बसा है? किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे बसा है? किस नदी के किनारे बसा हुआ है किश्तवाड़? ये बसा हुआ है झेलम नदी के किनारे। ठीक है। किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद क्या है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म आप बहुत बार पढ़े हो। ठीक है। इसमें से सैद्धांतिक मतभेद क्या है ये आपको बताना है। तो देखो, अष्टांग मार्ग का अनुसरण। ठीक है। जो बौद्ध धर्म करता है लेकिन जैन धर्म नहीं करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोरंडम है। कार्बोरंडम क्या है?
कार्बोरंडम, केमिस्ट्री से आसान सा क्वेश्चन, कार्बोरंडम क्या है? तो यह है कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड को कार्बोरंडम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूपेण कितनी अवधि में हो जाने चाहिए? कितनी अवधि में हो जाने चाहिए? यह है 6 महीना में, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। और अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243, ठीक है। और भाग कौन सा है? भाग है 9। ये सारी चीजें इतनी आसान सारी चीजें हैं और इतना इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में कभी ना कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में। और कौन सा अनुसूची से रिलेटेड है? अनुसूची 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन पर पहली बार टेली फिल्म दिखाई गई थी, कौन सी वो फिल्म थी जो दूरदर्शन पर पहली बार दिखाई गई थी? कौन सी टेली फिल्म थी? तो कौन सी टेली फिल्म थी? वो टेली फिल्म थी सदगति, ठीक है। दूरदर्शन पर पहली टेली फिल्म सदगति को दिखाया गया था 1987 में, और इसके निर्देशक कौन थे? सत्यजीत रे। अगला क्वेश्चन है चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? किसने चलाया था? ये चलाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, घाघरा का युद्ध लड़ा गया था किनके बीच? ये आपको बताना है। घाघरा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और महमूद लोदी के मध्य, ठीक है। किसके बीच? बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था घाघरा का युद्ध। अच्छा, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? यहाँ से आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था। ये हुआ था 1529 ईस्वी में, ठीक है। बाबर का 4 ही इंपॉर्टेंट लड़ाई है जो आपके लिए एग्जाम में आते रहता है हमेशा। पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में, खानवा का युद्ध 27 में, चंदेरी का युद्ध 28 में और घाघरा का युद्ध 29 में, ठीक है। ये चारों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो ये लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। फिरोज तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया, और इसके बाद ये जो जजिया कर है इसको समाप्त फिर किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था, फिर औरंगजेब के द्वारा इसको फिर से लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है? योजना आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा होता है कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। अगला क्वेश्चन है सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था कितनवें संविधान संशोधन के द्वारा? तो यह है आपका 36वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया था और यह हुआ था 1975 में। अगला क्वेश्चन है किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? यह होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष लागू की गई? तो भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति 1957 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है? गोल कृमि जिसको नेमेटोडा बोलते हैं, यह इससे होने वाला रोग इन चारों में से कौन सा है? यदि बताओ कौन सा रोग है? तो ये रोग है फाइलेरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीतल मिश्रण है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने बताया हुआ है, पीताजी, ठीक है। तो पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो हमारे शरीर में पचने का जो क्रिया है उसका अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप सर्वाधिक 5 बार जीता है? तो सबसे अधिक फुटबॉल का वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया ब्राजील के द्वारा, ठीक है। और अभी करंट विजेता कौन है? करंट विजेता है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता? तो भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था? ये जीता था 1928 में। कब जीता? 1928 में, जो 9वां ओलंपिक था और एम्स्टर्डम में ये खेला गया था। अगला क्वेश्चन है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ये तैयार किया जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है, यानी सिंगल सोलो डांस है? इसमें से कौन सा एक सोलो डांस है? सोलो डांस है मोहिनी अट्टम, ठीक है, जो केरल का डांस है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में वह प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल में हुआ था। तो प्रथम वो राष्ट्रपति कौन थे जिनका निधन उनके कार्यकाल में हुआ था? कौन थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जनवरी को, जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन है, माई डेज पुस्तक का लेखक कौन है? माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं R.K. नारायण। अगला क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इजाद किसने किया था भारत में? तो कौन थे वो थे शिवाजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? भारी पानी या भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किस रूप में होता है? ये होता है मॉडरेटर या विमंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार निम्नलिखित में से किस एक का अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? आसान सा क्वेश्चन है। यह है पारा यानी मरकरी का अयस्क। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संवादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम था? तो क्या नाम था? ये था बंग दर्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशिष्टता द्वैध दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? विशिष्टता द्वैध, इसके प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? तो व्यवसाय के आधार पे, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से बताओ जुलाहा कौन थे? ये थे कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, सितार और वीणा पर एक ही स्वर बजाने पर भी उनमें निम्नलिखित दृष्टि से अंतर होता है। जब एक ही स्वर सितार और वीणा पे बजाओगे फिर भी अंतर होता है। किस कारण से अंतर होता है? सितार और वीणा को अगर हम एक ही स्वर पर बजाएं फिर भी अंतर होता है उनके क्वालिटी में या उनके गुणवत्ता में। ठीक है। देखो, किसी भी ध्वनि का 3 लक्षण होता है, तीव्रता, तारत्व और गुणता। ठीक है, यानी क्वालिटी आपका, तीव्रता क्या हो गया? तीव्रता हो गया लाउडनेस, तारत्व क्या हुआ? पिच हुआ, और गुणता क्या हुआ? क्वालिटी। ये 3 लक्षण है। और सितार और वीणा पर जब एक ही स्वर बजाओगे फिर भी उनके क्वालिटी में अंतर होता है। ठीक है। ओके गाइस, तो आज के सेट में बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।